अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। जनाब, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और माह रमजान की बरकतों से खूब फैज़याब भी हो रहे होंगे। माह रमजान फजीलत और रहमत वाला महीना है, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करें, हम लोग इबादत करें, जिक्र अज़कार ज्यादा से ज्यादा करें। लेकिन कोरोना SOPs पर अमल दरामद भी जरूर करना है। आप सबने मास्क का इस्तेमाल लाजमी करना है और समाजी फासला भी बरकरार रखना है। मोहलिक वायरस की तीसरी लहर इंतहाई खतरनाक हो चुकी है और शरह बात मुसलसल बढ़ रही है। SOPs पर अमल दरामद भी करें और दुआ भी करें कि अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने के सदके ही इस वबा से हमें छुटकारा अता करे। बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ और बात करते हैं कुछ सेहत के हवाले से। तो नाजरीन, मौसम आपको पता है तब्दील हो रहा है, और तो जब मौसम तब्दील होता है, खास तौर पर मौसम गर्मा के आते ही मच्छर की भरमार भी हो जाती है, जिसकी वजह से मलेरिया हो या डेंगू की शिकायत आम होने लगती है। कोरोना वबा का खतरा अभी टला ही नहीं था कि डेंगू बुखार के खदशात ने सर उठाना शुरू कर दिया है। मलेरिया के मर्ज की दुरुस्त तशखीस ना होने से दुनिया भर में हर साल 20 करोड़ से ज्यादा, जबकि पाकिस्तान में 10 लाख से ज्यादा अफराद मलेरिया का शिकार होते हैं, जबकि हर साल दुनिया में 4 लाख अफराद इस बीमारी की वजह से लुकमा अजल बन जाते हैं, जिनमें 2/3 तादाद 5 साल से कम उम्र बच्चों की है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में फैलने वाली ये दूसरी आम बीमारी है। इस वजह से इसका शुमार मलेरिया के हवाले से दुनिया के हसास तरीन मुमालिक में किया जाता है। मलेरिया से मुतालिक आगाही और शऊर बेदार करने के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे एहतमाम मलेरिया से बचाव का आलमी हफ्ता मनाया जा रहा है, ताकि इस बीमारी पर काबू पाने की आलमी कोशिशों की हौसला अफजाई की जा सके। मलेरिया की बीमारी आखिर है क्या, इसकी अलामात क्या है और इससे बचाव कैसे मुमकिन है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर ज़फ़र ताहिर हैं, डीन है इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ साइंसेज की। डॉक्टर ज़फ़र, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? जी मैं शुक्र अल्लाह का, ठीक है। डॉक्टर ज़फ़र, जिस तरह हमने देखा बदलते मौसम में मच्छर भी अब आना शुरू हो चुके हैं, तो सबसे पहले हमें बताइएगा कि हमें मलेरिया होता क्यों है और क्या हर मच्छर के काटने से मलेरिया होता है? मलेरिया जो है ये एक पैरासाइट के थ्रू इन्फेक्शन होती है, पैरासिटिक इन्फेक्शन होती है, और ये मच्छर के काटने से जो ये पैरासाइट है ये ट्रांसमिट होता है। हर मच्छर के काटने से नहीं होता, बल्कि ख़ास किस्म का मच्छर है जिसे हम कहते हैं एनोफिलीज मॉस्किटो, उसके काटने से ये बीमारी होती है। और ये जो मच्छर है ये आम तौर पे जो है ना, ये आपको रात के वक्त काटता है, और इसलिए ये कि मच्छर से बचाओ और अपनी एहतियात करनी बहुत ज़रूरी है, ताकि इससे अपनी हिफाजत की जा सके, मलेरिया से मलेरिया ना डेवलप हो। उसके लिए लोगों का यही है कि एक तो मच्छरदानियाँ घरों में इस्तेमाल करें जहाँ पे मच्छर की तादाद बहुत ज़्यादा है। मच्छर मारने की जो स्प्रेज हैं वो अपने घरों में अच्छी तरह करके रखें। कॉइल्स जो हैं उनको लगा के रखें। इवन अगर जिस्म पे कोई मॉस्किटो रिपेलेंट्स हैं इस्तेमाल करने हैं तो वो भी अपने एक्सपोज बॉडी पार्ट्स के ऊपर उनको लगा के रखें। ठीक है, मतलब ये जो एक मच्छर है मलेरिया वाला, ये बाकी मच्छरों से मुख्तलिफ है? जी बिल्कुल, बाकी मच्छरों से मुख्तलिफ है। जिस तरह बहुत सी और बीमारियां जो मच्छरों के थ्रू जो है ट्रांसमिट होती हैं, मतलब उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आप डेंगू को ले लें। लेकिन डेंगू का मच्छर जो है वो मलेरिया के मच्छर से टोटली मुख्तलिफ है। ठीक है, और मलेरिया का मच्छर भी बाकी या डेंगू के मच्छर से बिल्कुल मुख्तलिफ ही है। जी, अगर इनकी अपीयरेंस के ऊपर भी आप जाएं, हियत के ऊपर जिसे हम कह सकते हैं, तो उसमें ये कि जो डेंगू का मच्छर है वो बड़ा प्रोमिनेंट, उसके ऊपर ब्लैक एंड वाइट लाइंस होती हैं, और जबकि जो मलेरिया का मच्छर है ये पीले से रंग का होता है। अच्छा। और अगर आप इस मच्छर को बैठे हुए भी देखें तो जो मलेरिया का मच्छर है वो जरा एक एंगल के बना के बैठता है। ठीक है। जबकि जो डेंगू का मच्छर है वो सीधा बैठता है जमीन पे। अच्छा, ठीक है। तो हमें ये बताइएगा मलेरिया होने की अलामात क्या होती हैं? मलेरिया में इस तरह है कि इसको मलेरिया को डेवलप होने में आप समझें कि तकरीबन 1 से 2 हफ्ते लगते हैं मच्छर के काटने के बाद। अच्छा। उसके बाद ये होता है कि ऐसे होता है कि जिस तरह फीवरिश एक फीलिंग हो रही है, कमज़ोरी हो रही है, बॉडी एक्स एंड पेन्स हो रही होती हैं, जो जनरल सिम्टम्स होते हैं। उसके बाद हाई ग्रेड फीवर, फिर पसीना आना, जिस्म में दर्द होना, ये तमाम अलामात है जो कि मलेरिया की होती हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आप इसको डेंगू से कंपेयर करें तो आपको ये पता चलेगा कि उसके अंदर जो है आंखों के पीछे कुछ अलामात ऐसी हैं जो खास डेंगू के लिए हैं। अच्छा। और जो उसको डिफरेंशिएट करती हैं मलेरिया से, मतलब जैसे आंखों के पीछे दर्द का होना, फिर ग्लैंड्स का स्वेल कर जाना,
रैश अपीयर हो जाना, ये सारी डेंगू स्पेसिफिक हैं। ठीक है, तो इससे खुद को किस तरह हम बचा सकते हैं? मतलब अगर आपने घर पे भी रहना है या बाहर भी इन केस अगर आपने निकलना है तो खुद को किस तरह बचा सकते हैं? क्या क्या एहतियाती तदाबीर हम लोगों को अपनानी चाहिए? एक तो हमें मौसम का पता होना चाहिए कि किस मौसम में जो है मच्छर की अफसाइश ज़्यादा हो जाती है। पानी में जिस तरह होता है कि ये मच्छर जो है इनकी अफसाइश पानी में होती है, पानी को कहीं पे खड़ा होने नहीं देना चाहिए, पानी को ड्रेन करते रहें। अगर आपके घरों में भी कोई ऐसी चीज़ है, स्विमिंग पूल्स हैं, तो उनको उस मौसम में जिसे कहते हैं हम पोस्ट मानसून सीज़न, उसके अंदर उनको खाली करवा दें। ऐसे ही है। गवर्नमेंट तो अपने लेवल पे काम कर रही होती है, लेकिन जब तक इंडिविजुअल लेवल पे घरों में काम नहीं होगा तब तक इन बीमारियों का ये जो मच्छर की वजह से ट्रांसमिट होती हैं और जो मच्छर की अफसाइश की वजह से होती है उन पे कंट्रोल नहीं पाया जा सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। एक तो कुछ ये एहतियाती तदाबीर है, फिर उसको ये कि पर्सनल लेवल के ऊपर आप अपने घरों में कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि आप स्प्रेस करें, बाहर सोएंगे तो मॉस्किटो नेट्स का इस्तेमाल करें, जिस्म के ऊपर मॉस्किटो रिपेलेंट्स करें, फिर ये कि अननेसेसरी शाम के वक्त आप बाहर ना निकलें। तो ये कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जो कि आप अडॉप्ट करके तो मलेरिया से अपना बचत कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपका मलेरिया अगर आपको हो गया है तो अगर वो बिगड़ जाएगा तो वो कितना खतरनाक हो सकता है इंसान के लिए? वो तो जी जानलेवा भी हो सकता है कि अगर आप मलेरिया को बिल्कुल ही उसकी तरफ तवज्जो नहीं देंगे, उसको प्रॉपर्ली क्योर नहीं करेंगे, और अगर वो आपका मलेरिया बिगड़ जाता है तो वो आपके जिस्म के ऐसे अज़ा पे नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा कि जिसकी वजह से आपकी जान भी जा सकती है, खुदा न खास्ता। ठीक है, और इसके लिए जो ट्रीटमेंट होता है वो क्या है? सबसे पहले अगर आपके पास डॉक्टर्स के पास पेशेंट आते हैं मलेरिया के तो उनको किस तरह ट्रीट किया जाता है? सबसे पहले तो ये है कि उनकी मुनासिब जिसे कहते हैं ना शनाख्त, डायग्नोसिस जो है प्रॉपर उसकी तरफ जाना चाहिए। और इसके डायग्नोसिस के लिए भी ख़ास ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है जिसमें ब्लड से लेके उसकी स्लाइड बनाई जाती है ग्लास के ऊपर, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है। ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सी टेक्निक हैं जिन्हें कहते हैं हम रैपिड डिवाइसेस, जिसमें 10 मिनट के अंदर अंदर हमें पता चल जाता है कि मरीज को मलेरिया है कि मलेरिया नहीं है। लेकिन ज़्यादा डेफिनेटली कंफर्मेटिव जो है वो हमारी स्लाइड टेस्ट ही होता है जिसको हम देखते हैं। इसके बाद अगर मलेरिया है तो एंटी मलेरियल ड्रग्स होती हैं वो जो डिफरेंट नामों से आती हैं और उसको एक प्रिस्क्राइब डोजेज में दिया जाता है, लेकिन जो कि आप डॉक्टर की हदायत के ऐन मुताबिक लेंगे और खुद आपने नहीं लेनी, क्योंकि उसकी भी डोजेज अगर ऊपर नीचे हो सकती है तो उसमें यह कि आपने प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर से ही लिखवा के उसको लेना। ठीक है, तो मलेरिया का टेस्ट होता है जब आपको पता चलता है कि इस बंदे को मलेरिया है? जी जी बिल्कुल, अगर मलेरिया सस्पेक्ट होता है, अगर किसी को हाई ग्रेड फीवर है हम देख रहे हैं और फिर शिवरिंग है, पसीने आ रहे हैं, तो उसमें यह कि फिर ये मलेरिया सस्पेक्ट की कैटेगरी में चला जाता है जिसके एक कुछ सिम्टम्स होते हैं। फिर उसको कहा जाता है कि जी आप अपना टेस्ट करवाएं। टेस्ट जो है उसका करने के बाद अगर डेफिनेटली रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है तो उसको अकॉर्डिंगली उसकी मेडिसिन दी जाती है। लेकिन अगर रिपोर्ट कई दफ़ा, क्योंकि ये होता है कि ये जो टेस्ट है इसके लिए खास टेक्निक चाहिए होती है और ये स्लाइड के ऊपर मिस भी हो सकता है। अगर ये मिस हो जाए और अलामात जो है वो स्ट्रांगली सस्पेक्ट कर रही हो कि ये मलेरिया का केस है तो इवन देन भी उसको ट्रीट कर लिया। तो ये जो मलेरिया है ये एक अफराद से दूसरे में तो नहीं जो है वो स्प्रेड होता? नॉर्मली तो यही है कि जब तक एक मच्छर एक आदमी को नहीं काटेगा, उसके खून से वो पैरासाइट लेगा और दूसरे में ट्रांसमिट करेगा, तभी ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट होती है। लेकिन ये भी होता है कि अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन मलेरिया के केस का ब्लड लेके किसी और मरीज को लगा दिया जाए तो वो भी एक डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो सकती है। तो हमें बताइएगा क्या मलेरिया के हवाले से भी कोई वैक्सीन सामने आ चुकी है कि नहीं? जी बिल्कुल, इससे पहले जो वैक्सीन बनती रही हैं, इसकी ट्रायल होती रही है, WHO की खास रिक्वायरमेंट थी कि इसकी एफिकेसी 75% या 75% से ज्यादा होनी चाहिए। इससे पहले जो वैक्सीन बनती रही हैं वो इस रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर रही थी। लेकिन रिसेंटली अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, जिन्होंने कोविड के लिए भी एस्ट्राजेनेका भी बनाई है, उन्होंने एक वैक्सीन वो सामने लेके आए हैं जिसकी एफिकेसी बहुत अच्छी है और उसको अफ्रीकन पॉपुलेशन के अंदर उसका ट्रायल भी किया गया है तकरीबन 5000 पॉपुलेशन के ऊपर, और उसमें जो एफिकेसी है वो WHO की रिक्वायरमेंट को बीट कर रही है। ठीक है, और मतलब अब यहाँ पर पाकिस्तान में वो वैक्सीन लग रही है मलेरिया के मरीजों को? जी, जैसे जैसे वो रोल आउट होगी, अभी तो ये कि उसकी अप्रूवल, क्योंकि होता ये कि वैक्सीन बनने से लेके उसकी अप्रूवल से, ट्रायल से लेके अप्रूवल से लेके जब तक वो मार्केट में आती है उसमें बड़े स्ट्रिंजेंट एक तो मेजर्स होते हैं, कंट्रोल्स होते हैं, क्योंकि उसमें ये कि उसकी सेफ्टी को इंश्योर किया जाता है कि इंसानी जान के लिए सेफ हो और उसमें कोई ऐसा साइड इफेक्ट ना हो कि आप एक मरीज को बचाते बचाते उसके साइड इफेक्ट की वजह से
इंसानों की सेहत जो है उनसे बिल्कुल ऐसे खेलना ही है। शुरू कर हाँ दें। जी। तो इसमें ये कि इसमें टाइम लगता है, लेकिन ये कि ये जैसे ही मार्केट में आ जाएगी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे। हाँ, कंट्रोल बहुत अच्छा इफेक्टिव हो जाएगा और ये मलेरिया से भी हमारी थोड़ी बहुत जान भी छूट जाएगी। जी मुझे बिल्कुल। बताइएगा कौन से उम्र के जो अफराद है उनमें मलेरिया ज्यादा होता है? जी, मलेरिया वैसे तो ये कि किसी भी उम्र के अफराद में कर लें, लेकिन ये कि अगर जिस तरह के आपने भी फिगर्स अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि इसमें बच्चों में ये कि काफी ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो इससे इफेक्ट होती है मलेरिया से। मतलब उनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, इसलिए वो लोग ज्यादा इफेक्ट होते हैं। इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, बच्चे अपने एक्सपोज पार्ट्स के साथ जो है वो मतलब अगर उन्होंने कपड़े पूरे नहीं पहने हुए, आस्तीनें पूरी नहीं पहनी हुई, उसके साथ बाहर भी निकल जाते हैं, एहतियात भी नहीं करते। बड़ों का ये है कि कम से कम कोई अपना मतलब ड्रेस प्रॉपर पहना होता है, फुली कवर्ड बाजू वगैरह, और फिर ये कि कोई इंसेक्टिसाइड रिपेलेंट जो स्प्रेज वगैरह हैं उनका भी इस्तेमाल कर लेते हैं। सो पेरेंट्स से मेरा यही मैसेज है कि कम से कम अपने बच्चों के लिए जो है उनको ऐसे मौसम में पूरे आस्तीनों के जो है कपड़े पहनाएं, फुली कवर्ड कपड़े पहनाएं जिसमें उनके बॉडी पार्ट्स एक्सपोज ना हो। और दूसरा ये कि अगर बच्चे बाहर निकलें तो उनको इनसे रिपेलेंट, मॉस्किटो रिपेलेंट्स वगैरह लगा के उनके जिस्म पे भेजें, उनके कमरों में सोते हुए जो है प्रॉपर स्प्रे करके रखें। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मुझे बताइए जो मलेरिया का मरीज है वो कितने अरसे तक सेहतयाब मुकम्मल तौर पर हो जाता है? मलेरिया का जो मरीज है अगर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाए तो हफ्ते 10 दिन के अंदर जो है उसकी कंप्लीट रिकवरी हो जाती है। अच्छा, ठीक है। मतलब वो 10 दिन तक अगर वो मेडिसिन खा रहा है और अच्छे तरीके से उसने डॉक्टर की जो बात है उसको फॉलो किया है तो वो 10 दिन तक सही हो सकता है। लेकिन इसमें अहम बात ये है कि टाइमली इसका डायग्नोसिस हो जाए और टाइमली इसकी ट्रीटमेंट हो जाए। अच्छा, मतलब ये वर्स्ट सिचुएशन भी हो सकती है इसकी? हाँ जी बिल्कुल। अगर ये कि प्रॉपर इसको ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी, प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं होगा तो डेफिनेटली वो वर्स्ट सिचुएशन की तरफ जा सकता है। वर्स्ट सिचुएशन अगर हो जाएगी तो फिर उसको क्या क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है मरीज को? उसकी जो हेल्थ है एक तो काफी एडवर्सली इफेक्ट हो सकती है, ऊपर से अल्लाह ना करे कि अगर बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है तो जिस तरह आपने देखा है कि पूरी दुनिया में हर साल इसकी 4 लाख से ज्यादा इसमें अमवात होती हैं, तो खुदा ना खास्ता इसके अंदर कोई इस तरह की जान भी जा सकती है, जानलेवा भी हो सकती है। एग्जैक्टली। मलेरिया के साथ साथ हम जिस तरह डेंगू की भी बात कर रहे हैं तो डेंगू भी आगे आने वाला है। मौसम तो बदल गया है और जिस तरह गर्मी आएगी डेंगू का भी अफजाइश जो है वो बढ़ती जाएगी। तो क्या अभी डेंगू के कोई केसेस रिपोर्ट हुए हैं या मलेरिया के? जैसे जैसे मच्छर की अफजाइश होगी, क्योंकि अब मौसम तो आ गया है, वैसे वैसे उसमें ये कि ये जो मॉस्किटो ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं ये भी सामने आना शुरू हो जाएंगी। अब यही वो मौसम है जिसके लिए हमें साथ साथ डेंगू की भी एहतियात करनी है। और डेंगू का मच्छर जो है वो ऐसे पानी में अफजाइश पाता है जो कि खड़ा साफ पानी होता है, जिस तरह आप घरों में देखें कि गवर्नमेंट बार बार कहती है कि अपने घर में पानी ना खड़ा होने दें। ऐसे जो भी पॉइंट्स हैं जैसे वाटर कूलर्स गर्मी के बाद या गर्मी से पहले अगर जब आप चलाते हैं उसके अंदर पानी होता है, छतों के ऊपर कोई पानी की ऐसी कलेक्शन होती है, गमलों के अंदर आपका पानी खड़ा होता है, गुलदानों के अंदर। सो पानी को अपने घरों में ना खड़ा होने दें जिसके अंदर ये मच्छर अफजाइश पाते हैं। इसके साथ साथ अगर आप अपने घरों से कहीं बाहर जा रहे हैं तो जो बाथरूम में आपके एरियाज हैं वहाँ पे पानी को ड्रेन करके जाएं, या जो पानी की कलेक्शन है जिस तरह तो उनको पानी को कवर करके जाएं ताकि मच्छर की वहाँ पे भी अफजाइश ना हो। क्योंकि अगर हम घरों पे वो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर ये स्टेप्स लेना शुरू कर देंगे तो इन मच्छरों की अफजाइश में बहुत ज्यादा कंट्रोल किया जा सकेगा। और मुझे इन दोनों में एक बुनियादी फर्क बता दें और क्या इनका ट्रीटमेंट भी अलग अलग होता है? जी, इनका ट्रीटमेंट अलग होता है। जो एंटी मलेरियल मेडिसिन हैं वो स्पेसिफिक है मलेरिया के लिए, ठीक है लिए। जबकि जो डेंगू है, डेंगू के लिए हम जो है उसके अलामात के मुताबिक जो है उसका इलाज करते रहते हैं। फिर डेंगू में जो प्लेटलेट्स का नंबर है वो काफी नीचे आ जाता है, जबकि मलेरिया में जो है आपकी स्प्लीन का ज्यादा रोल होता है कि वो इफेक्ट हो रही होती है। और प्लस ये है कि उसमें ये कि जो अलामात भी जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो डेंगू है उसके अंदर आपको रेट्रो ऑर्बिटल पेन, जो आंखों के पीछे दर्दें होती हैं वो बहुत स्वीयर होती हैं। ठीक है। स्वीयर बॉडी एक्स एंड पेन्स होंगी, रैश अपीयर हो जाएगा। और फिर ये कि जो गिल्टियां हैं, जो हमारे जो ग्लैंड्स हैं वो भी बड़े हो जाते हैं, वो भी बड़े हो जाएंगे। और इसमें यही कह सकते हैं नाजरीन कि आपने इसके लिए भी एहतियात करनी है क्योंकि कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर है वो भी बहुत ही खतरनाक होती जा रही है। आगे मलेरिया का भी खदशा है और जो डेंगू है वो भी सर उठाने वाला है क्योंकि आगे मौसम ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करता जाएगा। डॉक्टर ज़फ़र शाह हमारे साथ मौजूद थी, डीन है इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ
साइंसेस की। डॉक्टर ज़रफ़िशा, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आई हैं, और यही आपसे दरख्वास्त करेंगे कि इसके लिए भी आप लोगों ने एहतियात ही करनी है। या वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। नाजरीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे मौसम के हवाले से कि मौसम बदल रहा है, और जब मौसम बदलता है तो बहुत सारी चीज़ें हमारी चेंज हो जाती है। हमारा रहन सहन, हमारा लिबास, खाना पीना, हर चीज़ तब्दील हो जाती है। मौसम की शिद्दत में इजाफा हो रहा है और महकमा मौसमियात के मुताबिक मौजूदा हीट वेव 4 दिन तक जारी रहेगी। वैसे भी माह रमज़ान जारी है, और तो रोज़े की वजह से भी जिस्म में पानी की कमी वाक़या होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्किन के मसाइल जो हैं वो जन्म लेना शुरू कर देते हैं। मौसम गर्मा में स्किन का ख्याल कैसे रखा जाए, और ख़ास तौर पर माह रमज़ान में स्किन केयर कैसे हम लोग कर सकते हैं। ईद की भी आमद है, तो ऐसे में जल्द की ताजगी कैसे बरकरार रखी जाए, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आतिफ कासमी हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं। सर, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं सर आप? वालेकुम अस्सलाम। सर, हम देख रहे हैं रमज़ान भी स्टार्ट हो चुका है, और उसमें इतना पानी का इंटेक वो कम हो जाता है रोज़े की वजह से, और अब 4 दिन के लिए हीट वेव भी आ रही है, उसके इम्कानात हैं। तो किस तरह हम अपने जो स्किन को वो बचा सकते हैं या ठीक कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरह आपने बताया कि हीट वेव भी एक्सपेक्टेड है 3-4 दिन के लिए। रमज़ान में जो एक शख्स है उसका वाटर इनटेक तो वैसे ही कम हो जाता है, क्योंकि उसने सुबह सहर के बाद सारा दिन, आजकल तो 14 घंटे का मेरा ख्याल बनता है, 14 घंटे का, तो वो फिर हमने इफ्तार तक हम लोगों ने जो पानी नहीं पीना, कुछ नहीं खाना। तो मेरा मशवरा ये होगा कि हम लोग, जो सबसे बड़ी बात है रमज़ान के हवाले से, स्किन में जो सुबह की सहर है उसमें बहुत हैवी सहरी ना करें, और जो इफ्तारी है वो भी बड़ी हैवी ना करें। यानी हमें बड़ा मुतदिल हो के अपने आप को बैलेंस डाइट रखनी चाहिए। रमज़ान में सुबह पराठे खा रहे हैं और वो सालन और कचौरी और हरीसे निहारी है, और यही इफ्तारी का, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत है रमज़ान में, उसको हमें लें ताकि वो कॉम्पेंसेट हो जाए। बिल्कुल ऐसे सबसे बड़ी बात है कि हमें सुबह उठ के लस्सी आजकल पीनी चाहिए, दही खाना चाहिए, जूसेस और फ्रूट्स लेने चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं कहता अंडा ना खाएं या पराठा ना खाएं, लेकिन जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो फ्रूट्स और जूसेस हैं। और उसका फ़ायदा ये होगा फ्रूट्स और जूसेस का कि जो पूरा दिन है उसमें आपकी डिहाइड्रेशन आपको नहीं फील होगी। आपको अच्छा, अब शुगर वाले जो मरीज़ हैं, अब उनके लिए तो वैसे तो कलाम पाक में ये दिया हुआ है कि जो मरीज़ हैं वो लोग बेशक रोज़ा ना रखें, वो कफ़ारा अदा कर दें, किसी को रोज़े रखवा दें। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं जी मुझे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, बीमार हूँ, रोज़े नहीं छोड़ने। बहुत अच्छी बात है, ऐसी और क्या चाहिए। लेकिन उसमें फिर ये खाली जिद ये नहीं होनी चाहिए कि रोज़े नहीं छोड़ने, उसमें फिर आप अपनी बॉडी को, शुगर वाले मरीज स्पेशली, इस तरह कॉम्पेंसेट करें कि आपकी बॉडी का पानी ये ना हो कि 14 घंटे में इतना कम हो जाए, जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, और उसके साथ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। तो अपने आप को तरोताज़ा रखने के लिए, स्किन को बेहतर रखने के लिए सुबह भी फ्रूट्स और जूसेस का इस्तेमाल सहरी में कीजिए, और जब इफ्तार कर लें तो इफ्तार से लेके जब तक आप रात को सो नहीं जाते तब तक थोड़ा थोड़ा पानी, जूसेस, फ्रूट्स, फल और ऐसी चीज़ें जो हैं, ये मिल्क शेक वगैरह, ये ज़रूर लें। ये इनका इंटेक जो है वो इफ्तारी से लेके सहरी तक इनका ज़्यादा कर लें, क्योंकि वो जो सुबह आप लोग नहीं खा पी सकते वो कंपनसेट हो जाए रात में। सर, एक तो पानी की कमी है, आपको पता है गर्मी भी आ रही है, तो ये हमारे स्किन पे किस तरह के असरात मुरतब करते हैं? देखें, अब होता ही है कि आप अगर देखें इस मौसम में, तो लोग अगर स्पेशली जिस तरह खवातीन हैं जो जॉब करती हैं, अगर आप कॉस्मेटिक्स यूज़ ना करें और अगर आप चेहरे को, तो लोग आपकी स्किन को देख के कहेंगे तुम्हारी स्किन तो भाई बड़ी ड्राई सी और आज क्या बात है, बुझी बुझी डल डल लग रही हो और तुम तो आज फ्रेश नहीं लग रही हो। वो क्या वजह है? वो ये नहीं है कि आप बीमार हैं खुदा ना खास्ता, वो वजह ये होती है कि आप गर्मियों में आपका वाटर इनटेक कम हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि स्पेशली खवातीन की अगर बात करें तो जो हमारी वर्किंग लेडीज़ हैं, जो
शोबिस से तलक रखती हैं या जो बैंक्स में कहीं काम, वो जब कॉस्मेटिक्स यूज करती हैं गर्मियों में, तो उन कॉस्मेटिक्स का बड़ा साइड इफेक्ट्स होते हैं चेहरे पे, बहुत वेयर एंड टेयर होता है। तो मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में, जब भी आप लोगों के साथ प्रोग्राम किए हैं या कहीं भी मैं करता हूँ, मैं बताता हूँ कि जब तक आपको कॉस्मेटिक्स या मेकअप की जरूरत है, जब आप प्रोग्राम कर रही हैं, जो ही आपका प्रोग्राम खत्म हुआ, आपने घर जाने का वेट नहीं करना कि मैं घर जाके मुंह को साफ करूं, धोऊं और मैं अपनी मेकअप को उतारूं। आप यहीं अपने स्टूडियो में जाके जाने से पहले चेहरे को साफ करके जाएं, ताकि वो जो सनलाइट है रास्ते में और वो जो आपकी ये लाइट्स है ऊपर यहाँ स्टूडियो की, इनसे स्किन की जो वेयर एंड टेयर है उसको बचाया जा सके। और यही कुछ एहतियाती टिप्स हैं मेरे ख्याल से जो हम खुद ही कर सकते हैं। लेकिन सर, जिस तरह गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं ना, तो बहुत सी लड़कियां हैं, खातून होती हैं, उनकी यही शिकायत होती है कि गर्मियाँ स्टार्ट होते ही उनकी जो स्किन है वो एक्नी प्रोन हो जाती है, दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। इसकी क्या वजह है? देखिए, होता यह है कि एक्नी इसलिए पहली तो बात है एक्नी क्यों निकलती है, और एक्नी दोनों को निकलती है, खवातीन को भी और मर्द को भी, लड़कियों को भी लड़कों को भी। लड़कियों में एक्नी ज्यादा इसलिए होती है कि उनके हार्मोनल इश्यूज होते हैं, ठीक है, बच्चियों के सारी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, पॉलीसिस्टिक ओवरीज बन जाती हैं। उसके बाद आजकल हमारा ट्रेंड एक बन गया, आपने देखा होगा कि फास्ट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, हम लोग ये बहुत लेते हैं। ये अब बच्चे जब तक वो फास्ट फूड, अब तो होम डिलीवरी शुरू हो गई है। अब आप देखें तो कई दफा मेरी बेटी है छोटी, तो मैं सुबह उठता हूँ तो वो पड़ा होता है फास्ट फूड का डब्बा, तो मैं अपनी वाइफ को कहता हूँ ये कहाँ से आया? कहती वो रात बेटी पढ़ रही थी, उसको भूख लगी, 12 बजे उसने डिलीवर करा लिया। तो अब तो बच्चे घर पे डिलीवर करा लेते हैं। और ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, हमारे ज़माने में हमारे वालिद हमें लस्सी देते होते थे, दूध देते थे, बच्चे ना लस्सी पीते ना दूध पीते, हर वक्त सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते रहते हैं। बिल्कुल ऐसे तो हमारी डाइटरी हैबिट्स बिल्कुल चेंज हो गए आजकल बच्चों के, इस वजह से एक्नी प्रोन स्किन हो गई है। अच्छा। दूसरी बात, एंग्जाइटी और स्ट्रेस बहुत हो गया। कौन सा शख्स है जिसको एंग्जाइटी नहीं है? हर किसी जो अनमैरिड है वो भी एंग्जाइटी में, जो मैरिड है वो भी है, हर शख्स। अच्छा, जब हम स्ट्रेस में ज्यादा जाते हैं तो हमारे सेबेशियस ग्लैंड्स, जिनमें ऑयल जो प्रोड्यूस करती हैं स्किन पे, उनको सेबेशियस ग्लैंड्स कहते हैं, वो हमारे हाइपर एक्टिव हो जाते हैं और वहां से हमारा सीबम निकलता है जो ऑयल कहलाता है, जिसकी वजह से स्किन ऑयली होती है और वो पोर्स हमारे ब्लॉक हो जाते हैं गर्मियों में, स्वेटिंग की वजह से, पसीने की वजह से, और वहां हमारी एक्नी बननी शुरू हो जाती है। तो मैं यही कहूंगा कि आप फ्रूट्स और जूसेस, जिस तरह पहले भी मैं कह रहा हूं, और अपने बच्चियों को मैं कहूंगा, टीनेजर्स को स्पेशली, फास्ट फूड जरूर लें, सॉफ्ट ड्रिंक जरूर लें, लेकिन वंस अ वाइल, हफ्ते में एक दफा आपने कर लिया। ये जो डेली की रूटीन है, ये इससे आप जरा परहेज करें, और ये डेली की रूटीन से आप ही की सेहत खराब होगी और आप ही की स्किन जो है वो खराब होगी। लेकिन सर, जिस तरह रमजान चल रहा है, हम लोग, आपको पता है कि खाबों के शौकीन होते हैं, लाहौरी खास तौर पर, उन्होंने चटखारेदार चीज़ें भी खानी है, तली हुई चीज़ें भी खानी है, ज़बान का चस्का भी उन्होंने रखना है। तो फिर कैसे हम कहें कि ज़बान का चस्का चले और चटखारा बरकरार रहे, लेकिन सेहत भी हमारी अच्छी रहे और स्किन भी अच्छी रहे? देखिए, उसमें फिर एक बात है, अब मैं ये तो नहीं कह रहा कि जो हमारे जो लाहौरी हैं या हम लोग जो खुद हैं, हम ये खाना पीने सब कुछ छोड़ दें। मैं ये कहता हूँ आप इफ्तारी पे बिल्कुल खाएं, अपनी डाइट अच्छी, जिसको शौक है। अब देखे ना, ये घर में आप कहती हैं मुझे ये डिश पसंद है, आपका भाई कहता है मुझे ये है, आपकी वालदा कहती है जितनी मर्जी डिशेस बनाएं, लेकिन उसके साथ एक्सरसाइज भी करें। अब ये नहीं करना कि इफ्तारी करके और जनाब आपने नमाज पढ़ी और उसके बाद बिस्तर पे लेट गए, हाय मुझे तो रोजा जितना लगा, गर्मी इतनी थी। आप अपनी शाम को वॉक करें, एक्सरसाइज करें, जिम ज्वाइन करें, ताकि जो आपने इनटेक किया है, लेट्स से अब हमारे अंदरूनी शहर के लाहौर में लोग हरीसा, निहारी, सिरी पाए, ऐसी चीजों के बड़े शौक हैं, और ये सारी चीजें हलीम वगैरह, गोश्त, चरगे, मुर्गे, वो खाएं जरूर, लेकिन उसके साथ उसको बर्न आउट भी करना है। और बर्न आउट करने का क्या तरीका है कि जब इफ्तारी हो जाए, नमाज पढ़ लें, थोड़ा सा सुकून कर लें, उसके बाद आप वॉक पे निकल जाएं, उसके बाद आप एक्सरसाइज करें, जिम करें, ताकि आपकी कैलोरीज वो बर्न आउट हो जाए। ठीक है, ये बड़ा जरूरी है। खाली लेट जाना खाना का इफ्तारी करके और रेस्ट कर लेना, वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। सेहत के लिए अच्छा नहीं है। एक तो एक्नी प्रोन स्किन के बारे में हम बात कर रहे थे सर, दूसरा बहुत से लड़कियों को, खास तौर पर टीन एज में जो लड़कियां होती हैं, उनको छाइयां होना शुरू हो जाती हैं। इसकी क्या वजह है? देखिए, एक्नी और छाइयों का एक चक्कर में आपको और लड़कियों का बताता चलूं। आप लोग जो खवातीन हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, जनरली खवातीन की,
सबसे ज्यादा वो तंग ये करती हैं एक डॉक्टर को आके। अच्छा। मर्द हजरात तंग नहीं करते। मैंने देखे अपने 40 साल तजर्बे में, मर्द आते हैं आराम से बैठ जाते हैं। जो खवातीन हैं इतनी आर्ग्यूमेंट करती हैं, इतना तंग क्या करती हैं, गोरा करने वाली क्रीमें। अब मर्द मुझे कभी नहीं कहते कि मैं गोरा करने वाली क्रीमें लगाता हूं। सर आजकल मर्द भी इसी दौड़ में शामिल हो चुके हैं। वो हो चुके हैं, लेकिन खवातीन क्या करती हैं, वो क्रीमें लगा लगा के उन्होंने मुंह का बेड़ा गर्क कर लिया होता है। और वो जब टीवी पे एड में अखबारों में देखती है ना वो क्रीमें, उनके अंदर स्टीरॉइड्स होते हैं। उन क्रीमों को जब लगाया जाता है चेहरे पे बाल आ जाते हैं। अच्छा, अब ये जो छाइयों की पिगमेंटेशन की आप बात कर रही है, कील की, ये भी उन क्रीमों से बढ़ जाती हैं। स्याहियां हल्के पड़ जाते हैं, पिगमेंटेशन आ जाती है। मेरा जाती ख्याल है कि ये क्रीम कोई ऐसी यूज ना करें जो मार्केट में अवेलेबल है, जो गोरा रंग करने वाली करती है। अच्छा। अब एक स्लोगन है मार्केट में, काले रंग नू गोरा करे, गोरे नू चन वर्गा। ये सब जो बातें झूठी हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट हम लोग जो होते हैं, हमारे पास आए, हम खुद क्रीम्स डिस्पेंस करते हैं। जो चेहरे पे ग्लो ले आती, गोरा बोरा नहीं करती, चेहरा फ्रेश कर देती है। तो वो आप हमारे पास आए। उसके बाद जो ये स्याहियां और पिगमेंटेशन है, इसके लिए हम आपको क्रीम देते हैं, खुद हम डिस्पेंस करते हैं, दवाइयां देते हैं, और इसके साथ फिर हम आपको सन ब्लॉक देते हैं। अच्छा। अब सन ब्लॉक जो होता है वो सबके लिए एक जैसा नहीं होता। आपकी स्किन और है, मेरी और है, किसी शख्स की और है। तो जिसकी स्किन जैसी होती, गोरी स्किन के लिए सन ब्लॉक डिफरेंट है, ब्राउन स्किन के लिए डिफरेंट है। अच्छा। और डार्क स्किन के लिए सन ब्लॉक डिफरेंट है। तो जब तक आपका डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट आपको ना एडवाइस करे, आप सन ब्लॉक ना यूज करें। सन ब्लॉक यूज ना करें। लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल से हर कोई ये नहीं जानता कि उनकी स्किन टाइप क्या है, और वो फिर उसी हिसाब से वो प्रोडक्ट्स भी यूज नहीं करता। उसकी वजह से ज्यादा स्किन की प्रॉब्लम्स भी उनको बिल्कुल होती हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं होता क्या, आप लोग जो कॉस्मेटिक्स यूज करती हैं, मेरा मशवरा ये होगा, जितनी आज मेरी बहनें बात सुन रही हैं खवातीन, एक ब्रांड यूज करें जो सूट करता है। होता क्या है, आपके कजन एक अमेरिका से आते हैं, एक डब्बा आपके लिए वो ले आते हैं कॉस्मेटिक्स का। आपकी खाला आई हैं, मामू आए हैं इंग्लैंड से, वो ले आए। अब आप क्या करती हैं, आप लोग ये कहते हैं कि लो जी, ये तो मेरे रिश्तेदार बाहर से अमेरिका और यूरोप से लाए, मैं तो ये करूंगी। आपको वो स्किन की प्रोडक्ट्स यूज करनी है जो आपके स्किन को सूट करती हैं। ये जरूरी नहीं है कि एक अगर $500 की अमेरिका से या 100 पाउंड की इंग्लैंड से कोई वो आए तो वो आपको सूट कर जाए। वो आपकी स्किन को इरिटेट भी कर सकती है। तो मेरा मशवरा ये होगा कि चाहे आप कॉस्मेटिक्स लोकल यूज कर लें, लेकिन अगर वो सूट करे तो उसी पे इस्तेफादा करें। बार बार अपनी प्रोडक्ट्स को, केमिकल्स को चेंज ना करते रहें। वो आपकी स्किन का वेयर एंड टेयर करते हैं। इसी वजह से जो खवातीन हैं वो मेरे पास आती हैं कि डॉक्टर आतिफ, मेरी तो स्किन बूढ़ी लगने लग गई है, मुझे तो रिंकल्स पड़ने लग गए हैं, मेरे तो चेहरे के नीचे हल्के पड़ गए हैं, मेरी तो ये देखें स्किन यहाँ से सैग कर गई है। क्या वजह है? खवातीन जब बहुत ज्यादा मेकअप करती हैं, बहुत कॉस्मेटिक्स यूज करती हैं और डिफरेंट वैरायटीज के कॉस्मेटिक्स यूज करती हैं, उनकी स्किन जो है उसका वेयर एंड टेयर होता है। और तभी वो हमारे यहाँ लाइनें पड़नी शुरू हो जाती हैं। फिर हमें लेजर करना पड़ता है, फिर हमें वो PRP करते हैं, डर्म एब्रेजन करते हैं, हाइड्रा फेशियल हम करते हैं। अच्छा। फिर हमें आप लोगों के लिए वो प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं, क्योंकि आपकी खुद क्रिएटेड वो प्रॉब्लम्स होती हैं। जितना आप मेकअप और कॉस्मेटिक्स ज्यादा यूज करेंगी, उतनी ही स्किन की वेयर एंड टेयर ज्यादा होगी। और हमने ये भी सुना है डॉक्टर साहब के, जब पेशेंट आते भी हैं तो वो ये कहते हैं कि हम आज आए तो कल हमारा रंग गोरा हो जाए। मेरे पास तो पेशेंट आती हैं, वो बड़ा मजा आता है। वो औरत आएगी, डॉक्टर साहब मेरी बेटी की शादी है, तो ये आप कोशिश करें, परसों मेहंदी है तो 2 दिन में इसको गोरा कर दें। तो मैं कहता हूँ काश मेरे पास अलादीन का चिराग हो, मैं उसको बुलाऊं और मैं कहूँ वो आए और मैं कहूँ इसको गोरा कर दो। ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, हमारी प्रॉब्लम ये आती है, आप लोगों की यंग बच्चियों का ये मसला नहीं है। आपको कौन कॉम्प्लेक्स में डालता है गोरा? आपकी होने वाली मदर इन लॉ और आपकी मतलब हमारी जो सोसाइटी है, आसपास के जो लोग हैं। वो जी हर औरत कहती है मुझे बहू गोरी चिट्टी चाहिए। एग्जैक्टली। एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ, एक खातून मेरे पास आई, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब अपनी बहू और अपने बेटे को लेके, मैंने देखा, कहती डॉक्टर साहब मैंने आपसे एक बात करनी है, मेरा बेटा ये डार्क कम्प्लेक्शन क्या है, मैं तो बहू ये गोरी चिट्टी लाई थी। अनफॉर्चुनेटली मेरे बच्चे जितने पोते पोतियों में मेरे बेटे पे चले गए हैं काले। अच्छा। मेरी तो बहू तो मैं लाई थी कि मेरी जनरेशन बदल जाएगी, लेकिन वो तो कोई भी नहीं गया। अब आप कोई ऐसा टीका मुझे बताएं कि जब मेरी बहू प्रेग्नेंट हो तो लगाएं जिससे गोरे बच्चे पैदा हों। यानी मैंने उसको कहा, मैंने कहा जी आपको खाली ये गोरे और काले का चक्कर पड़ा हुआ है। मैंने कहा जी गोरा तो दिल के अंदर होना चाहिए, ये चेहरे का गोरापन कोई गोरा शोरा नहीं होता। तो मैंने कहा अल्लाह ताला ने आपके बेटे को अच्छी शक्ल दी है, अब अगर बहू आप गोरी लाई हैं, बच्चे आपके नहीं हो रहे, तो ये अल्लाह ताला की जात को पता है शक्ल किस पे जानी है, रंग किस पे जाना है। तो हम लोगों को ये कॉम्प्लेक्स, जो गोरे वाला कॉम्प्लेक्स है, इससे बाहर निकल आना चाहिए।
हम लोगों को हर वक्त ये बात नहीं करनी चाहिए गोरी क्रीमें गोरा क्रीमें। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। हजरत अली का कॉल है कि जब भी अपने आप को किसी से कंपेयर करो अपने से नीचे को देखो। Exactly, ये ना करो अपने से ऊपर को देखो। तो आप उनको भी देखें जिसकी एक आंख नहीं है, जिसकी बिनाई नहीं है, जिसका एक बाजू काम नहीं कर रहा, जिसको पोलियो हुआ है, तो आप उन करोड़ा लोगों से बेहतर हैं। अल्लाह ताला का हर नमाज के बाद शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला आपने मुझे इस तरह बनाया कि मैं नॉर्मल हूं दुनिया में, मेरी दो आंखों से देख सकता हूं, गोरे काले को भूल जाएं, तो हर वक्त उसका शुक्र अदा करें। बिल्कुल ऐसे ही है और करना भी इसी तरह चाहिए। अब डॉक्टर आतिफ, हम देखते हैं कि ईद भी आने वाली है तो उसमें एक भरमार लग जाती है स्किन केयर के हवाले से, लोग एहतमाम करते हैं, सैलून्स में भी जाते हैं। तो किस तरह के फेशियल्स लेने चाहिए, स्किन केयर रूटीन क्या अपनानी चाहिए, क्या क्या ट्रीटमेंट्स लेनी चाहिए मौसम के मुताबिक? मौत देखिए होता ही है, पहली बात तो ये है कि जो ब्यूटी सैलून्स है ना, इनमें इनका काम ब्यूटिशियंस का स्किन डिजीजेस को ठीक करना नहीं है। ठीक है, मैं हमेशा ये कहा करता हूँ, मेरे पास अगर मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ ना, तो मुझे आप आके कहेंगे डॉक्टर साहब मेरा ब्राइडल मेकअप आप कर दें। हाँ। मैं आपको दुल्हन तो नहीं तैयार कर सकता, मैं डर्मेटोलॉजिस्ट जरूर हूँ, मैं आपकी स्किन को। लेकिन इसी तरह जो हमारी ब्यूटिशियन है ज्यादातर ये क्या करती हैं, ये स्किन की एक्नी को भी डील कर रही हैं। वो जो ब्लैक हेड्स होते हैं ना एक्नी में, ये उनको निकालना शुरू कर देती हैं, वहां स्कार पड़ जाते हैं। फिर ये क्या करती हैं, बड़े डीप फेशियल्स करती हैं। इनको ये नहीं पता होता कि फेशियल में स्किन की लेयर्स कितनी है, एक एपिडर्मिस है, एक डर्मिस है और एक सबक्यूटेनियस टिश्यू है। आप अगर उसको बड़ा रगड़ेंगे स्किन को तो वो नीचे से आपकी जख्म बन जाएंगे और वो एपिडर्मिस उतर जाएगी, डर्मिस आ जाएगी। तो मैं ये कहूंगा कि जो फेशियल्स आपने कराने होते हैं उन फेशियल्स को एक तो रिपीटेडली मत कराएं। ठीक है, महीने में, अब ईद आ रही है, ईद के दिनों में आपने, हर बच्ची को शौक होता है जाने का, करने का कि मैं अच्छी लगूं और बच्चियों में ज्यादा ट्रेंड है, तो बिल्कुल आपका राइट है, खातून का राइट है अपने आप को अच्छा लगना, आप मेकअप भी करें, कॉस्मेटिक्स भी, लेकिन वो जो फेशियल है महीने में एक दफा से ज्यादा ना कराएं। और वो जो रिपीटेड फेशियल होते हैं उनके कराने के साथ आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन आ सकती है, बिल्कुल ऐसे ही है, आपके पिंपल्स एकदम फट के निकल आते हैं। और इस तरह के बहुत से केसेस हमने देखे भी हैं कि वो सैलून्स में जब खातून जाती हैं और वो चीजें करवा के आती हैं, फेशियल्स वगैरह करवा के आती हैं, और वो फिर बाद में उनको सूट नहीं करता, जिसकी वजह से उनके स्किन के प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाते हैं। अब वो होता ही है कि लेट्स से कल एक बच्ची का रात को मेहंदी है या निकाह है, आज अब वो गई है अपना फेशियल कराने, तो शाम को उसकी वालदा बच्ची की मेरे पास क्लिनिक पे ले आती है कि डॉक्टर साहब ये फेशियल कराया था, सारी स्किन बर्न हो गई, इसके तो कील फट के बाहर आ गए। और वो रोती है कि कल इसकी मेहंदी है या कल निकाह है, तो हम क्या करें। तो मैं हमेशा ये कहता हूं हमें एग्रेसिव थेरेपी नहीं करानी चाहिए फेशियल्स की और उसकी जाके, आप अपनी स्किन के मुताबिक, अल्लाह ताला ने जो स्किन दी है उसके मुताबिक अपना आप ट्रीटमेंट करवाएं। बार बार ब्यूटी सैलून में जाने की जरूरत नहीं है। और ये जितने हम करवाते हैं ना प्रोसीजर ब्यूटी सैलून में, इनकी जरूरत होती है सिर्फ फंक्शंस के दौरान, मसलन ईद बकरा ईद पे करा लें, आपकी शादी है शादी से पहले करा लें, लेकिन ये आप कोशिश करें कि मिनिमम आपका विजिट होना चाहिए ब्यूटी सैलून्स पर। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो जिस तरह गर्मी भी है, रमज़ान भी है, तो हमें बताइए कि घर पर रह के क्या क्या हमारी रूटीन होनी चाहिए, मॉर्निंग रूटीन क्या होनी चाहिए हमारे स्किन केयर के हिसाब से, नाइट रूटीन क्या होनी चाहिए हमारी? देखिए मॉर्निंग में तो हमें सुबह, जब आजकल तो रमज़ान है, रमज़ान के बाद इंशाल्लाह रमज़ान शरीफ में तो हमारी एक रूटीन है, सुबह सहरी की, हम सो गए, फिर उठे, नमाज पढ़ी, फिर हमने घर में कोशिश करनी है कि रेस्ट ही करना है, सारा दिन तो खाना नहीं। लेकिन इसके बाद आगे अब मई के महीने में, अगले माह रमज़ान के बाद गर्मी बहुत हो जाएगी, लाहौर में बहुत गर्मी है, तो हम लोगों को पानी का वाटर इनटेक, ये जो मिनरल वाटर बोतल है वो आपके साथ होनी चाहिए, वो आप हर वक्त वो पीते रहें। मैं ये कहा करता हूँ कि एक वो हो जाए, दूसरा जब बाहर निकलें सन ग्लासेस यूज करें, सन ब्लॉक यूज करें, एक कैप पहन लें अगर आपका कोई जॉब ऐसी है, या आप स्टूडेंट हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो यूज करें। और कोशिश ये करें कि आप, अगर आप बीमार हैं, किसी को ब्लड प्रेशर या डायबिटीज है, शुगर है, तो वो अपनी जो डाइट है उसको उसके मुताबिक रखें, बहुत ज्यादा मीठा ना ले। शुगर का मरीज बहुत मीठा लेगा, उससे शुगर, कई मरीज कहते हैं जी, जो होते हैं ना ये गांव में जो लोग हमारे खाने पीने वाले हैं, कि जी मैं बर्फी जितनी मर्जी खा लूं उतनी ज्यादा मैं इंसुलिन लगा लेता हूं, तो मेरी वो शुगर ठीक रहेगी। ये एक बड़ा नेगेटिव किस्म की बात है। तो मैं ये कहूंगा कि आप अपने आप को जितनी डाइट पे ख्याल करें उतना ज्यादा अच्छा है। अपना नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें इन दिनों में, और अल्लाह ताला के पास जितना उससे दुआ ये करें कि आपकी स्किन, और स्किन फ्रेश लगने का राज क्या है कि रात को जल्दी सो जाए।
ये अच्छा। जो हम लोगों को एक बीमारी जो हमारे पूरी कौम में, पूरी दुनिया में, वो सेल फोन की आ गई है। बिल्कुल ऐसे हम ही। क्या करते हैं, पूरी रात सेल फोन पे बैठे रहते हैं, यूं देख, और वो सेल फोन पे हम 3-3 बजे तक जागते रहते हैं, चैटिंग हो रही। अच्छा, हो क्या रहा है? अब वो सेल फोन में करके हमारी नजर भी कमजोर होने लग गई है लोगों की। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को ग्लासेस लग गई हैं बिल्कुल साइड ऐसे ही की। है। उसके बाद क्या कहती हैं, हमारे हल्के पड़ने लग गए हैं। Exactly. हम जब सोएंगे जल्दी नहीं, रात को लेट सोएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, हाँ। तो ये हमारी कॉम्प्लिकेशन। बिल्कुल ऐसे ही है जी। अपनी रूटीन चेंज करने की मेरे ख्याल से बारी आ चुकी है, और जैसे डॉक्टर आतिफ काज़मी ने भी यही कहा है। डॉक्टर आतिफ काज़मी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। स्किन स्पेशलिस्ट थे, हमारे साथ मौजूद थे, और उनका भी यही कहना है कि जनाब आपने अपनी स्किन केयर के हवाले से रूटीन चेंज करनी है। जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, मतलब फल हो गए, सब्जियां हो गई, इनको अपनी डाइट में शामिल करिए, और अगर ज़्यादा मसाइल हैं स्किन के तो डर्माटोलॉजिस्ट से राब्ता करें, खुद ना अपनी स्किन से छेड़छाड़ करें। यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। नाजरीन, मुहलिक वायरस बेलगाम हो चुका है और रोजाना की बुनियाद पर सामने आने वाले केसेस की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। माहिरीन सेहत इस बात पर मुत्तफिक है कि कोरोना वायरस से बचाव का एक ही हल कोरोना SOPs पर अमल दरामद है। हुकूमत, मीडिया और इंतजामिया की जानिब से 12 तलकीन के बावजूद अवाम है कि समझने का नाम ही नहीं ले रहे। लेकिन अब इंतजामिया ने SOPs पर अमल दरामद कराने की ठान ली है। जहां पाकिस्तान के दीगर सिक्योरिटी इदारे, पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए मैदान में मौजूद हैं, वहीं ट्रैफिक पुलिस भी इन एक्शन दिखाई दे रही है। CTO लाहौर की सरबराही में जारी इस क्रैकडाउन में बगैर मास्क ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ चालान काटने और मुकदमात के इंदराज का सिलसिला भी जारी है। अब तक मजमूई तौर पर 1,97,000 गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के चालान किए गए हैं, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 13 मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मजीद क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं, ये जानते हैं ट्रैफिक पुलिस लाहौर के सरबरा कैप्टन रिटायर्ड सैयद हमाद आबिद से। सर, मैं आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में से। कैसे आप? जी, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम थैंक यू सलाम। सो मच जी। सर, बगैर मास्क गाड़ी और मोटरसाइकिलों के जो है मुकदमात और चालान किए जा रहे हैं, तो अब तक कितने चालान किए गए हैं, और क्या इसके रिजल्ट में लोग SOPs पर अमल करना शुरू किया उन लोगों ने? जी, ऑब्वियसली जब भी इन्फोर्समेंट की जाती है तो उसके पॉजिटिव वाइब्स भी आते हैं और पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आते हैं। तो 29 मार्च को जब पिछली एक NCOC की मीटिंग हुई और उसके बाद जब उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए कि बहुत ज़्यादा केसेस में पॉजिटिव केसेस में इजाफा हो रहा है, हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ती जा रही है, तो उसमें डिसीजन किया गया कि जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, लाहौर पुलिस है, उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, ट्रैफिक पुलिस, तो हम लोग मिलकर अपने अपने एंड के ऊपर भी और जॉइंट टीम्स के थ्रू भी अपनी कार्रवाई करें। ठीक है। तो उसके अंदर हमने 29 मार्च से ये जो आपने फिगर्स बताए हैं, ये लगभग तकरीबन 1 महीना होने को है आज, तो ये उसके फिगर्स हैं। अच्छा। तो जब हमने इन्फोर्समेंट स्टार्ट की तो स्लोली एंड ग्रेजुअली हमने देखना शुरू किया कि रोड यूजर्स, सिटी ट्रैफिक पुलिस की डोमेन वो है जो कि लोग अपनी व्हीकल्स पे बाहर आते हैं रोड्स के ऊपर, मोटरसाइकिल पे हैं, रिक्शास पे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे हैं या गाड़ियों में आ जा रहे हैं, तो उनको हम इंश्योर करते हैं कि वो मास्क पहने। ठीक है। शुरू में नॉन कंप्लाइंट थे, जैसे जैसे हम अपनी इन्फोर्समेंट बढ़ाते गए तो उसमें हमें अच्छे रिजल्ट्स नजर आना शुरू हुए। ठीक है। तो ये सिलसिला जारी है जी, और फैक्ट फिगर्स आपने बताए हैं, एंड वी आर मेकिंग एन एफर्ट कि हम जितने भी लोगों को, इसके साथ साथ इट इज़ नॉट ओनली इन्फोर्समेंट, हमारी जो एजुकेशन टीम्स हैं उनके कैंप्स लगे होते हैं, हम लोग बस अड्डों का भी विजिट करते हैं, वहाँ पे बस ड्राइवर्स, कंडक्टर्स, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको भी जाके हम बताते हैं कि 50% जो सवारियों की है आप उस पर मलदरामद करें, मास्क पहने, डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। वी आर मेकिंग एन एफर्ट एज अ फ्रंट लाइन सोल्जर। तो सर, क्या ये जो मोटरसाइकिल या गाड़ियों में 2 बंदे बगैर मास्क के बैठे हुए हैं, तब आप लोग चालान कर रहे हैं, या एक अकेला बंदा भी है तो उसका भी चालान हो रहा है? जी, अकेले बंदे का नहीं चालान कर रहे, लेकिन उसको हम एजुकेट करते हैं कि अगर वो पब्लिक प्लेस में आया, जारी बात है क्राउडेड प्लेसेस से भी गुजरेगा, रश से भी गुजरेगा, तो अपने आप को एक्सपोज करेगा, तो उसकी अपनी सेफ्टी है कि मास्क पहने। लेकिन हम फाइन उनका करते हैं, जैसे गाड़ियों के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा सवार बैठे हुए हैं तो उनका फाइन करते हैं। लोग हमें कई दफ़ा कहते हैं कि हम तो एक फैमिली मेंबर्स हैं, तो आप हम घर में भी इकट्ठे रहते हैं, तो व्हाई डू यू फाइन अस?
तो उसका हम प्लॉजिबल ये रीज़न देते हैं कि वी डू नॉट नो एग्जैक्टली कि कौन दोस्त हैं, किसी ने किसको कहाँ से पिक किया, कौन कॉलीग्स हैं, तो हम उसकी तफरीक नहीं कर सकते। तो जो भी निकलेगा बाहर तो उसको जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देना है, और हम बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस रखे हुए हैं। उसमें हम लगभग कोई 13,000 जो गाड़ियों और जीप में लोग सवार थे उनके भी हम लोग फाइन्स कर चुके हैं। अच्छा, और जिस तरह आपने बताया रिक्शा में सवार उन लोगों को भी फाइन्स हो रहे हैं? जी, उनको भी फाइन हो रहे हैं। अभी पिछले दिनों जब हमारी एक एजुकेशन कैंपेन चल रही थी, तो 3 दिन पहले की बात है, आपको मिसाल देता हूँ। एक मदरसे से एक रिक्शा ड्राइवर, जी जी, उस रिक्शे में कम से कम 8-9 बच्चे बैठे हुए थे। अच्छा, उसकी वो फुटेज भी चली हमारे सोशल मीडिया, हमारी वेबसाइट पे और फेसबुक अकाउंट से भी चली, और किसी एक बच्चे ने भी मास्क नहीं पहना हुआ था बशमूल वो टैक्सी रिक्शा ड्राइवर के। अच्छा, तो उसको रोक के हमने समझाया, मास्क भी डिस्ट्रीब्यूट किए। तो लोग अभी भी गैर संजीदा हैं और उनके रवैये जो हैं इंतहाई गैर मुनासिब हैं। तो वी आर मेकिंग एन एफर्ट, लोगों को बता भी रहे हैं, उन बच्चों को भी हमने सिखाया, बताया, और क्योंकि फूल जैसे बच्चे हैं और इस लहर के अंदर बहुत सारे बच्चे भी इफेक्ट हो रहे हैं। ऐसे ही तो वो वाली एक मिथ चली गई है कि 50 years एंड प्लस के लोग इफेक्ट होंगे। इसमें हम देख रहे हैं कि बड़े डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न्स हैं, और छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्गों तक तमाम लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर, आप लोग किस कैटेगरी के केसेस पर चालान के बजाय मुकदमात कर रहे हैं? मुकदमात, जिस तरह एक इन्फेक्शस कंट्रोल का जो एक एक्ट है वो भी आया हुआ है, तो जो हमने अभी तक 13 FIRs दी हैं वो उसी प्रोविजन को इस्तेमाल करते हमने की हैं। और ये सिर्फ चलाने और ये तमाम डिफरेंट टूल्स हैं कि लोगों को हम बता सकें, अगर वो वैसे नहीं समझ रहे, अभी भी गैर संजीदा हैं, तो हुकूमती SOPs के ऊपर अमल दरामद करा के उनको फाइन्स करके उन पर मुकदमा दर्ज करके उनको एहसास दिलाया जाए। कुछ 1300 से ज्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल्स को भी हम लोग इम्पाउंड कर चुके हैं। ठीक है, कि जो रिपीटेड वायलेटर्स होते हैं उन पे हम मुकदमात भी दर्ज करते हैं। अच्छा। या जो बिल्कुल ही आपसे लड़ाई झगड़ा करते हैं कि यार तुम कौन होते हो, मुझे मास्क पहनाने वाले नहीं मैं पहनता और ये वो, तो उनके ऊपर ऑब्वियसली हमें सख्ती ज्यादा करनी पड़ती है। अच्छा, जस्ट टू गिव देम अ मैसेज कि नहीं ऐसा नहीं है, ये हुकूमती लॉज हैं और इस पे ऊपर अमल दरामद हमें जरूरी करना है। और ये हमारे लिए ही है, जो ये लोग बाहर निकले हुए हैं या हमें कुछ चीज बता रहे हैं तो हमारी सेफ्टी के लिए ही है। तो सर मुझे बताइएगा कि जब आप लोग जब ये लोग मिलते हैं शहरी, क्या वजह आप लोगों को बताते हैं, तावील देते हैं कि हम लोग मास्क क्यों नहीं पहन रहे? मेरी अपनी असेसमेंट है जी, हम लोग मिनसल कॉम, वी आर वेरी केयर फ्री, वी आर नॉट सिक्योरिटी कॉन्शियस। कहीं पे भी किसी जगह पे भी, पूरी दुनिया की आप मिसाल ले लें, कहीं पे अगर फायरिंग होगी तो वहाँ पे एक नॉर्मल SOP है कि यू विल डक डाउन, आप कवर लेंगे, आप जमीन पे लेट जाएंगे। और हम लोग वहाँ पे मोबाइल फोन्स ऑन करके तमाशा देख रहे होते हैं, वहाँ पे लाइव कोई चल रहा है, आपस में मामला, लड़ाई हो रही है और हम देख रहे होते हैं, उसमें हमारी जानें भी कई दफ़ा टाइम चली जाती हैं। तो ये रवैये हैं हमारे, हम कोई बहुत बहादुर हैं और दलेर हैं मेरे ख्याल में, और गैर संजीदा हैं। और ये एक रीज़न हो सकती है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि डेली शाम को लाहौर के जो भी करते धरते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, पुलिस में, हमारे लाहौर के जो चीफ हैं कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर, वो उसके साथ कमिश्नर साहब होते हैं, मैं होता हूँ DIG ऑपरेशंस, वी मूव टुगेदर। डेली हम फ्लैग मार्च करते हैं इन द इवनिंग, ठीक है, कि हम हुकूमती SOPs पे अमल दरामद कराएं, 6 बजे लोगों को बताएं। हम लोग अनाउंसमेंट्स कर रहे होते हैं, सिटी ट्रैफिक पुलिस की गाड़ियाँ, पेट्रोलिंग ऑफिसर्स बता रहे होते हैं कि आधा घंटा रह गया मार्केट्स बंद होने में, ठीक है, लेकिन लोगों को इतना रश होता है रोड्स के ऊपर कि हम आपस में भी डिस्कस करते हैं कि क्या कर रहे हैं लोग, वैसे ही खड़े हैं या टाइम हमारे पास बहुत ज्यादा है, और हम लोग अभी भी गैर संजीदा हैं। वी आर मेकिंग एन एफर्ट। तो उसमें आप यकीन करें कि जब हम बाहर जा रहे होते हैं, लोगों को बता रहे होते हैं, बहुत सारे लोगों ने मास्क नहीं भी पहने होते हैं और वो मोबाइल पकड़ के कुछ सेल्फियाँ ले रहा है, कोई फिल्में बना रहा है, कुछ ये हम शुगल मेले में अभी भी टाइम गुजार रहे हैं। और ऐसे लोगों को, जिस तरह अभी भी मैंने देखा यहाँ पे स्टूडियो में ही वो चल रहा था टिकर के 1300 समथिंग लोगों को या 1400 लोगों को जो वैसे ही फिर रहे थे, आवारागर्दी कर रहे थे विदाउट एनी रीजन, विदाउट मास्क, उनको पकड़ के अंदर बंद किया गया है थानों के अंदर। तो हम भी जब निकलते हैं बाहर, जो लोग गैर जरूरी फिर रहे हैं एंड दे आर विदाउट मास्क, तो हम उनको भी पकड़ के गाड़ियों में बिठाते हैं। और कुछ देर उनको हम अफ्तार लॉकअप्स में कराते हैं, सो दैट दे रियलाइज दी ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन और थोड़े संजीदा हो जाए। और सर एक दूसरा जो मसला हमें दरपेश है वो ये है कि मार्केटों की जो खुलने की और बंद होने की टाइमिंग है, वो उसकी वजह से ट्रैफिक का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और हम लोग सड़कों पर देख रहे हैं बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, लंबी लंबी कतारें लगी हुई होती हैं। तो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है? जी, ये बिल्कुल वैलिड ऑब्जर्वेशन है। इसकी रीज़न ये है कि जब नॉर्मल मार्केट्स रात 10 बजे तक खुली होती हैं, 11 बजे तक खुली होती हैं, या रेस्टोरेंट्स आपके नॉर्मल रूटीन में होते,
तो लोग अपनी रूटीन, अपने टाइमिंग स्टैगर करते हैं अपनी एक्टिविटीज़ के लिहाज से। ऑफिस जा रहे हैं, उसके बाद निकल रहे हैं, तो पीक आवर्स डिफरेंट टाइमिंग्स पे होते हैं। अभी ये होता है कि आपके ऑफिस नॉर्मली 2 बजे तक हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर में लेट बंद होते हैं, तो लोग रोज़े से पहले रुख करते हैं अपने घरों का। हाँ। प्लस एट द सेम टाइम लोग ख़रीदारी अपनी इफ्तार के लिए करने के लिए जाते हैं, समोसों की शॉप्स पे, पकौड़ों की शॉप्स पे, बाज़ारों में, वहाँ पे रश देखने में मिलता है। तो सारी जो आपका कल्मिनेशन होती है या आपका जो पीक आवर्स हैं हमारे, वो शाम को 5 से 6 बजे के आसपास जाते हैं, बिकॉज एट द सेम टाइम शॉप्स बंद होनी है और वर्कर्स ने, जो कारोबारी लोग हैं, उन्होंने वापस जाना है, तो उस टाइम पे ऑब्वियसली रश है। तो ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि ट्रैफिक वार्डन्स नज़र नहीं आते, तो वो सबब हैं ये ट्रैफिक रश का और बाज़ारों में रश का। रीज़न ये है कि तमाम एक्टिविटीज़ कल्मिनेट हो रही हैं एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर, और लोग उसी टाइम पे आ रहे हैं और जा रहे हैं, उसकी वजह से रश होता है। रोड्स की कैपेसिटी वही है, पार्किंग स्पेसेस भी नहीं है। हमने तो यहाँ तक इंश्योर किया है कि हम लोग अभी 20वें रमज़ान के बाद जो स्पेशल बाजार हैं वहाँ पे हम स्पेशल ड्यूटी तैनात करते हैं, ठीक है। और हम लोग अफ्तारी भी अपने वार्डन्स को पॉइंट्स पे प्रोवाइड करते हैं, सो दैट दे डोंट लीव दी पॉइंट्स। और हर वार्डन को हमारे हर पॉइंट के ऊपर बहुत अच्छा अफ्तार बॉक्स मिलता है, जिसमें खाना भी होता है, मिनरल वाटर भी होती है, खजूर भी होती है, सिर्फ इसलिए कि वो रोज़ा रोड पे अफ्तार करें। एंड सो मच सो कि हम लोग बीइंग अ CTO, बीइंग CCPO, DIG ऑपरेशंस, हम लोग अपनी नफरी के साथ रोड्स पे अफ्तार करते हैं बाहर। मेरे ख्याल से इस टाइम हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। दीगर इदारों की तरह ट्रैफिक पुलिस भी इस वक्त कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए अपना जो काम है वो सर अंजाम दे रही है। और हमारे साथ कैप्टन रिटायर्ड सैयद हमाद आबिद साहब मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आपका, चीफ से ट्रैफिक ऑफिसर हैं और उन्होंने भी ये कहा है कि आप लोगों ने भी अपनी ही जिम्मेदारी निभानी है। सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। और जनाब, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा आज का प्रोग्राम। मुझे आपने इजाज़त दे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।